हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश से के परावर्तन से संबंधित जो भी कंटेंट है वो सब हम पढ़ा चुके हैं और इसका जो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप यदि नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े तो उसको जाकर जो वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जिस तरह से एकदम आसान से आसान भाषा में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं, उसी तरह से इसे भी पढ़ेंगे। एकदम शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसका जो है डिफिनेशन बना लेंगे। हमको डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफिनेशन जो हम लोग स्वयं बनाएंगे अपने शब्दों में, अपने ज्ञान से जो है इसको जैसे भी हो हम अपने एकदम समझ के अकॉर्डिंग जो है बना लेंगे, समझ लेंगे। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। ठीक, हम लोग जो है डिफिनेशन रटेंगे ही नहीं, हम लोग डिफिनेशन अपने से बनाएंगे। ठीक, समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो हम आपको 1 मिनट बता दे रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम बताएं आपको, परावर्तन का मतलब होता है उसी माध्यम में वापस चला जाना, उसी माध्यम में वापस चला जाना। इसका क्या अर्थ होता है? उसी माध्यम में वापस चला जाना, उसी माध्यम में वापस चला जाना, उसी माध्यम में वापस चला जाना। ठीक, उसी माध्यम में वापस चला जाना। प्रकाश का परावर्तन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? उसी माध्यम में वापस चला जाना, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। क्या था इसका जो है डायग्राम देख लीजिए। यानी जो हम पढ़े हैं कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये जो है कोई माध्यम है। ठीक, इसको जो हम माध्यम मान लेते हैं, माध्यम 1, और ये जो है माध्यम क्या है? ये 2 है। ठीक, यानी ये प्रकाश की किरण आ रहा है, ये परावर्तक तल है, ये क्या है? प्रकाश की किरण है और आ रहा है, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? उसी माध्यम में वापस चला जाना, यानी जिस माध्यम से आया है और उसी माध्यम में क्या हो गया है? चला गया है। जिस माध्यम से आया है और यहाँ जो है परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में चला गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन चूंकि पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए तो ये बात आप लोग समझ गए अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसका अर्थ क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का अर्थ जानेंगे। जब आप उसका अर्थ समझ लेंगे अपने से परिभाषा बना लेंगे। अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब जो परावर्तित न हो। क्या? जो परावर्तित न हो, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। जिस परावर्तन में क्या हो रहा था? उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में वापस चला जा रहा था। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा? जिस माध्यम से आएगा उस माध्यम में न जाकर क्या करेगा? दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ठीक, अपवर्तन का मतलब जिसका जो है परावर्तन न हो, यानी जो है उसी माध्यम में न जाना, यानी क्या करना? उसी माध्यम में न जाना। देख लीजिए अपवर्तन का मतलब क्या है? उसी माध्यम में वापस न जाना, वापस न जाना। ठीक, यानी ये जो है क्या है? इसका मतलब क्या है? वापस न जाना, यानी एक माध्यम से आ रहा है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, ये ना कि उसी माध्यम में वापस जाएगा। तो अपवर्तन का क्या मतलब हुआ? उसी माध्यम में वापस न जाना। अपरावर्तन का उसी माध्यम में वापस चला जाना। परावर्तन का उसी माध्यम में वापस चल जाना। अपवर्तन का मतलब उसी माध्यम में वापस न जाना, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। देख लीजिए जैसे डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जैसे जो है यह एक जो है प्रकाश का
अपवर्तक तल है। ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तक तल है। ठीक, इसको जो हम मान लेते हैं माध्यम 1, ये क्या है? माध्यम 1। और ये क्या हो जाएगा? माध्यम 2, माध्यम 2। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलता है तो क्या होता है? माध्यम 2 में प्रवेश कर जाता है, वापस नहीं जाता है। क्या होता है? माध्यम 2 में प्रवेश कर जाता है। देखिए कैसे, ये जो है प्रकाश की किरण है, यहाँ से चल रहा है। ठीक, ये प्रकाश की किरण है और ये चल रही है, माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में प्रवेश करता है। ये जहाँ पर जो है माध्यम, ये क्या है? परावर्तक बिंदु है। ये अपवर्तक या परावर्तक बिंदु, जहाँ पर प्रकाश की किरण मिल रही है, ये इस अपवर्तक तल पर ये अपवर्तक बिंदु है। यहीं पर जो एक कल्पना हम कर लेते हैं, एक अभिलंब का, एक अभिलंब की जो है हम क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। ठीक, ये जो एक अभिलंब है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक, वापस नहीं जाता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसके मार्ग में कुछ विचलन हो जाता है। क्या होता है? उसके मार्ग में कुछ विचलन होता है। देखिए ये जो है आ रहा है, तो इसको सीधे जो है डायरेक्शन में, इसका सीधा डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जाकर कुछ मुड़ कर जाता है, या तो सामने। ये जो है क्या है? ये अभिलंब है। इसको आप देखिए, अभिलंब, ये अभिलंब, और ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरण आती है तो ये जो है क्या हो रहा है? माध्यम 2 में प्रवेश करती है। तो माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ये सीधे न जाकर अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर जाती है। ठीक, जैसे यहाँ से ऐसे गया, सीधा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हुआ? कुछ विचलित होकर गई। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो फिर इसको जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ रही है कि नहीं बात? देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या करता है? जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में विचलन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, तो उसके मार्ग में, उसके मार्ग में विचलन हो जाता है। विचलन मतलब समझ रहे हैं? विचलन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में विचलन हो जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। समझिए, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण यानी माध्यम 1 से जो है प्रकाश की किरण आ रहा है और ये जो है माध्यम 2 में प्रवेश कर रहा है। ये जो है आपका परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक या फिर अपवर्तक तल इसे कहेंगे। चूँकि हम लोग अपवर्तक पढ़ रहे हैं तो ये अपवर्तक तल है। क्या है? अपवर्तक तल, अपवर्तक तल, ये अपवर्तक तल है। ये जो है प्रकाश की किरण जो आ रही है इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो नीचे प्रवेश करती है तो इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जहाँ पर जो है ये इस बिंदु पर मिलती है ये अभिलंब है। ये एक काल्पनिक रेखा हम अभिलंब खींचते हैं और जिस बिंदु से ये जो है प्रवेश करती है इसे हम बोलते हैं अपवर्तक तल। क्या बोलते हैं? अपवर्तक तल, ठीक, या फिर अपवर्तक बिंदु। ये पूरा जो है अपवर्तक तल है और जिस बिंदु से ये जो है अपवर्तित होती है तो अपवर्तक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक बिंदु, इसे जो है अपवर्तक बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश की किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है तो इसके मार्ग में कुछ विचलन हो जा रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन सीधा होना चाहिए, सीधा जैसे जाना चाहिए, लेकिन ये जो है कुछ मुड़ कर जा रही है। अब ये मुड़ने की क्रिया 2 प्रकार की होती है। ये मुड़ने की क्रिया 2 प्रकार की होती है। ये किस पर निर्भर करती है? तो ये माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर। यानी प्रकाश की किरणें किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है उस पर निर्भर करता है। पहले जो है आप इसे इतना नोट करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसके जो है विचलन का क्या रीजन है और कब जो है ये अभिलंब के तरफ आता है और कब जो है अभिलंब से दूर होता है, किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करता है। तो पहले से नोट करिए, नोट कर लीजिए। ये जो है क्या है आपका अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल। और जो ये प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम माध्यम 1 मानते हैं और इसे हम मानते हैं माध्यम 2, ठीक। ये जो है माध्यम 1, ये माध्यम 2। इसे माध्यम 1 को हम मान लेते हैं विरल माध्यम। माध्यम 1 को क्या मान लेते हैं? विरल या फिर वायु। इसको जो हम विरल माध्यम मानते हैं। ये क्या है? विरल, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये जो है माध्यम 2 सघन माध्यम, सघन माध्यम। पहले हम आपको बता दें विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। विरल का मतलब होता है जिसमें स्पेस यानी जगह ज़्यादा हो। विरल का मतलब क्या है? जिसमें जो है जगह ज़्यादा हो। और सघन का मतलब क्या होता है? जिसमें जगह कम हो। अच्छा, इसको और कैसे समझ लेंगे? जैसे देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ जिसके जो है कण बहुत दूर दूर स्थित हो, ठीक। कोई एक पदार्थ है जिसके कण जो है बहुत दूर दूर है। देखिए तो इसमें जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जगह स्पेस मिल रहा है ना। तो ये क्या हुआ? विरल माध्यम हो गया। यदि इसे हम देखें सघन माध्यम का, तो कोई ऐसा पदार्थ जिसके कण जो है एक दूसरे से एकदम करीब है, पास पास है, एक दूसरे के एकदम सटे हुए हैं, तो ये बताइए इसमें जगह मिल रहा है आपको? तो जब इसमें जगह नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। जैसे आप इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? एक ठोस है, सॉरी, ये जो है क्या है? गैस है। और ये क्या है? ठोस है। तो ठोस के अणु जो एकदम बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक। और गैस के अणु जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, यानी गैस में जो है क्या है? जगह मिल जाता है और इसमें जो है जगह नहीं मिल रहा है। यानी जिसमें कम स्पेस मिले, ठीक, जिसमें कम स्पेस मिले उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और जिसमें ज़्यादा जगह मिले, ज़्यादा स्पेस मिले, उसे हम क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या फिर जो है जैसे आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में यदि 3 लोग हैं तो ये विरल है, ठीक। यदि 30 लोग हैं तो क्या है? सघन है।
यदि 3 लोग हैं तो ये विरल हम कह सकते हैं। यदि 30 लोग आ जाए फैमिली में तो क्या हो गए, सघन हो गए। यानी जनसंख्या ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, सघन। जनसंख्या कम होना क्या कहलाता है, विरल। विरल तो आप विरल और सघन समझ गए आप। उसी तरह से ये एक विरल माध्यम है। अब मान लेते हैं ये जो है वायु है, क्या है, वायु, ठीक। और ये जो है क्या है, कांच है। ये क्या है, कांच है, ये कांच, और ये जो है वायु है। तो जब प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए इसे जो है डायरेक्शन को देखेंगे इसके, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर जो है काल्पनिक रेखा हम अभिलंब मान लेते हैं। ये काल्पनिक रेखा जो है क्या है, अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक। इसे जो है इसका सीधा डायरेक्शन देखिए ऐसे है, इसका सीधा डायरेक्शन क्या है, ऐसे निकल जाना चाहिए, इसे सीधा आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब के तरफ झुक जाता है। क्या करता है, अभिलंब के तरफ झुक कर गुजरता है। यानी जो है यहाँ से जो है क्या होगा, अभिलंब के तरफ झुक कर प्रवेश करेगा, ठीक। ये जो है क्या है आपका अभिलंब, ये जो है क्या है अभिलंब, अभिलंब। और ये कौन सी किरण है, ये जो है जो किरण आ रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, क्लियर। और जो आ रही है माध्यम 2 में उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। परावर्तन में हम लोग परावर्तित किरण बोल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर जो है अपवर्तन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या है ये, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, समझ रहे हैं। देख लीजिए, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब के तरफ झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब के तरफ झुक जाता है, ठीक। अभिलंब के तरफ देखिए झुक गया कि नहीं झुका है। यही क्रिया जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए, तो इसे आप पहले नोट करिए, क्या लिखेंगे, अभिलंब से कब दूर होगा, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब के तरफ झुक जाता है। लिखेंगे, नोट कर लीजिए यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब के तरफ झुक जाता है, अभिलंब के तरफ झुक जाता है, झुक जाता है, ठीक। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब के तरफ क्या करता है, झुक जाता है। देखिए यहाँ पर ये झुक गया कि नहीं, डायरेक्शन आपका इसका सीधा है, लेकिन सीधा न जाकर जो है क्या कर रहा है, मुड़ कर जा रहा है, ठीक। अब इसी को हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण, देखिए इसे अब बदल दे रहे हैं, इसको जो हम माध्यम, इसको जो हम कांच मान ले रहे हैं, इसे जो है क्या कर रहे हैं, कांच, और इसे जो हम मान ले रहे हैं वायु। अब इसे जो है क्या मान ले रहे हैं, वायु। ये जो है अब वायु है, इसे अब कांच मान लेते हैं माध्यम 1 को, और माध्यम 2 जो है क्या हो जाएगा, वायु। तो जब ये जो है माध्यम 1 से अब क्या है, कांच, कांच क्या हो जाएगा यहाँ पर अब, सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम,
सघन माध्यम, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये विरल माध्यम। अब ये क्या हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है ये अभिलंब से दूर हट जाता है। अब ये जो किरण है, ठीक, इसका जो डायरेक्शन है आपका यहाँ से ये चल रहा है, तो ये जो है क्या करेगा, इससे जो है दूर हटकर चलेगा। ठीक, क्या करेगा ये दूर हटकर चलेगा, यानी जो है देख रहे हैं अभिलंब से ये क्या हो गया है, देखिए कितना दूर हो गया है, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। क्लियर, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप नोट करेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक, देख लीजिए, जैसे यहाँ से जो है ये आपका जो है सघन माध्यम है, ये जो है विरल माध्यम है, और प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से देख लीजिए जाना चाहिए एकदम बिल्कुल सीधा, लेकिन ये जो अभिलंब से दूर होकर जा रही है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसे जो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो हम आपको बता रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब जो है क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये। क्लियर, देखिए यहीं पर हम आपको बता दें, जब ये आपतित किरण आ रही है, ठीक, और अभिलंब ये, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक जो है एंगल बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है, एंगल। इस एंगल को जो हम बोलते हैं आई, इसको किसे डिनोट करते हैं, आई, और कहते हैं क्या है, इसका क्या नाम होता है, ये कोण बन रहा है ना, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम है इसका, आपतन कोण। इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण। अब ये जो है यहाँ पर देख लीजिए नीचे भी ये जो एंगल बन रहा है। ठीक, ये जो है अभिलंब और ये जो है अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। इसे बोलते हैं हम अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, यहाँ से जो है आपका प्रकाश का नियम पूछता है। ये चीज़ें जो है प्रकाश के नियम में यूज होंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आप लोग पहले समझ लें। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, फिर उसके बाद जो नोट कर लेंगे हम लोग। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। क्या है, पहला नियम कि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तथा ये अभिलंब अपवर्तक तल पर, ठीक, ये अपवर्तक तल है, तो अपवर्तक तल पर खींचा गया अभिलंब, या फिर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, दूसरा इसका नियम क्या है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन में, ये प्रकाश का अपवर्तन जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यमों के लिए, यानी माध्यम एक और ये माध्यम दो, दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए, यानी एक प्रकाश का जो है एक रंग हो, किसी एक ही रंग के लिए, प्रकाश के एक रंग के लिए इन दोनों माध्यमों के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपतन कोण, और ये क्या बन रहा है, अपवर्तन कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यमों के बीच प्रकाश के एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी ये आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, ज्या मतलब क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, साइन आई, ठीक, आपतन कोण की ज्या साइन आई
अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन आर के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती आप बोल सकते हैं, यानी जो है अनुक्रमानुपाती होता है। साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर होता है। ठीक, तो इसे जो है आप समझ गए। अब इसको नोट कर लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, इसे इरेज कर दें तो देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, हम बताए हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बताएं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक, क्लियर। दूसरा क्या है इसका रूल? देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन, यानी दो माध्यमों के बीच, यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, कोई भी हो सकता है, चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे। ठीक, तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, ठीक, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हम बताएं, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, या फिर उसे अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इसे यानी जो है ये प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन बार बार पूछता है। पूछेगा कैसे? प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ से डायरेक्टली आपका जो है ये नहीं पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए, कह देता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं या फिर स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक, समझाइए। तो आप जो है इसे समझा लेंगे कि नहीं समझा लेंगे? यानी कि दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के समानुपाती होता है। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है? आपतन कोण की ज्या साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर। क्या है? साइन आर। ठीक, यानी जो है ये साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर समानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती है। क्या कह लेंगे इसे आप? अनुक्रमानुपाती है। जब ये प्रोपोर्शनल टू यानी अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक, देखिए, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, यहाँ पर ये हटा देंगे और बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर एन साइन आर लिख देंगे। एन जो है यहाँ पर क्या है? तो एक नियतांक है। एन क्या है? स्थिरांक है या फिर नियतांक है। देखिए, इसको जो एन का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे साइन आई अपान, ये जो इधर देखिए मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। साइन आर इज इक्वल टू एन, एन जो है क्या है? जहाँ एन एक स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका दूसरा रूल है। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए, जो हम लोग जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक है? तो निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक,
निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? दो माध्यम होता है, यानी जो है एक होता है सरल विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। ठीक, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2। आप कोई भी कर सकते हैं, या तो आप विरल माध्यम पहले लीजिए या फिर सघन माध्यम लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि माध्यम 1 के सापेक्ष यदि माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक, यदि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा, देख लीजिए। यदि प्रकाश किसी माध्यम 1 से, ठीक, यदि प्रकाश किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो, ठीक, क्या कर रहा हो, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रहा हो, ठीक, समझ रहे हैं। यानी जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो उनके बीच में जो कोणों का अनुपात है, ठीक, यानी जो अनुपात है sin I अपन sin R को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, क्लियर है। इसको देखिए कैसे समझेंगे, इसको जो है नोट से हम लोग समझेंगे। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जो है सापेक्ष अपवर्तनांक को, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे देखिए इसके बराबर जो है हम आपको एक नियतांक बताएं। क्या बताएं आपको कि sin I अपान sin R इज इक्वल टू n। ठीक, तो इसी को जो है हम सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करें तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसे जो है हम व्यक्त करते हैं 1n2 से। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जो है पहले माध्यम का, जब पहले माध्यम को कहेंगे तो पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद n और बाद में जो है 2 लिखेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। या इसी को हम लिख सकते हैं n 1 2। यहाँ पर जो है पहले, यहाँ पर भी पहले हम 1 ही लिखेंगे, उसके बाद में जो है 2, क्योंकि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो इसे जो है 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम फिगर देखेंगे। देखिए ये जो है आपका जो अपवर्तक तल है, ये क्या है, अपवर्तक तल है। यहाँ पर जो है आपकी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये जो है आपका एंगल है I, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। ठीक, ये जो है माध्यम 1 है आपका जो वायु, इसको जो हम A से डिनोट कर दें, एयर, और ये माध्यम जो है आपका 2, क्या है, ये कांच है, इसको हम G से, ग्लास, G से प्रदर्शित कर दें। ठीक, ये जो है Y जो है आपका विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम है, और कांच जो है क्या है, सघन माध्यम। अब यहाँ पर यदि देखा जाए, इसको डिनोट किया जाए तो कैसे डिनोट करेंगे, यानी sin I अपान sin R को ही हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसी अनुपात को, तो इसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी sin I अपान sin R 1n2, क्या, 1n2, क्लियर, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं ऐसे, इसको जो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्लियर। या फिर इसी को जो है हम माध्यम के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, sin I अपान sin R इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, पहला माध्यम क्या हमारा वायु है, तो हम लिखेंगे पहले AN और दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक G। ठीक, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, समझ रहे हैं। तो पहले जो है क्या है हमारा, पहला माध्यम वायु यानी एयर है, तो ए को हम पहले लिखेंगे, फिर n, ये जो एक नियतांक है, और दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक G। ठीक,
इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, या फिर जो है पुनः इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? ये जो है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है, कुछ है नहीं, एकदम जो है आप इसको समझेंगे क्या है, जो साइन आई बटे साइन आर है उसी अनुपात को हम बोलते हैं क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, देख लीजिए, यदि प्रकाश किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रहा हो या जा रहा होता है तो जो अनुपात बनता है साइन आई अपन साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कितना आसान है, नोट कर जाइए इसे, ये फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए ये जो माध्यम 1 है ये जो वायु है, ठीक, और इसे जो हम विरल माध्यम कहते हैं, वायु विरल माध्यम होता है। ये जो है माध्यम 2 कांच, कांच जो है सघन माध्यम, इसे जी से प्रदर्शित, ग्लास यानी जी से प्रदर्शित करते हैं, एयर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि डिनोट करना रहता तो हम क्या डिनोट करते, देखिए, यानी साइन आई अपन साइन आर इजक्वल टू ए एन जी। ठीक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। नोट कर जाइए इसे, नोट करिए। इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे इसमें जो है कैसे इसका गुणन किया जाता है पहले माध्यम का। अच्छा, नोट करते रहिए आप। देखिए क्या है, यदि दो माध्यमों को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। यानी दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। इसको जो आप नोट कर लेंगे, नोट लिखिए, नोट पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, गुणे दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1। ठीक, यानी पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1। यानी पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक, इसको और जो है आसान लिख सकते हैं आप, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम के साथ दूसरे का अपवर्तनांक, तो यानी जो है 1n2 गुणे 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके बराबर है? 1 के बराबर। देखिए पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर यदि जो है पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान, इसको जो है देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको नीचे ला सकते हैं कि नहीं? डिवाइड, मैथ के रूल से जो इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2n1। ये भी जो है ये आपका वैल्यू होता है। ठीक, या इसको आप लिख सकते हैं r 1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटा में दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ से क्या रखेंगे, यदि इसको हम कहें समझे तो क्या समझेंगे, यानी पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पर जो है ये बराबर है कि नहीं, ये जो इसका व्युत्क्रम है दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो इसे आप नोट करिए, इसमें और हम बातें बताएं, पहले इसे नोट करिए इतना। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, आपको बातें समझ में आ गई? ठीक, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो एक बार जो आप नोट किए हैं उसे एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उसे डिनोट कैसे करते हैं? तो 1n2 से डिनोट करते हैं या फिर जो है n1 2 से डिनोट करते हैं।
यही तो है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखते हैं हम लोग क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है आपका जो है क्रांतिक कोण तो नहीं पूछता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से जो है प्रश्न पूछता है और बहुत यूजेबल चीज़ें हैं। देखिए क्या है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, यानी जो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल। ठीक, पहले जो इसे हम डायग्राम से समझेंगे क्या है ये क्रांतिक कोण। देखिए हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, सिंपली जो है पहले प्रकाश के अपवर्तन का जो है डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए ये जो है क्या है, परावर्तक तल है आपका, ये क्या है, अपवर्तक तल या परावर्तक तल। ठीक, ये जो है आपका अभिलंब है, अभिलंब। प्रकाश की किरण जो है चल रही है। ठीक, देखिए यानी जो है प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है। ठीक, जब प्रकाश की किरण, इसे जो है माध्यम 1 मान लेते हैं, माध्यम 1, और ये माध्यम 2। तो माध्यम 1 से जो है प्रकाश की किरण चल रही है। ठीक, और ये जो है क्या हो रहा है, अभिलंब से अभिलंब के तरफ झुक जा रही है। अभिलंब के तरफ क्या हो रही है, सीधा जाना चाहिए इसे, तो सीधा न जाकर ये क्या हो रहा है, अभिलंब के तरफ झुक जा रही है। क्लियर, ये बात तो आप लोग समझ रहे हैं, कई बार बता चुके ये। देखिए तो यहाँ पर जो है इसका जो है ये कोण है, ये कौन सा कोण है, आई, यानी इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण। और ये क्या है, आर, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इससे आप लोग परिचित हैं। और ये जो है आपका अपवर्तक तल है। ठीक, ये क्या है, अपवर्तक तल है। तो इसमें क्रांतिक कोण हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्रांतिक कोण। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो ये जो है इसका मान, ठीक, यानी जो है आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का जो मान हो वो 90 डिग्री पर हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री पर आ जाए। ये आपतन कोण जो है, यानी ये आपतित किरण को इतना बढ़ाया जाए, या फिर जो है आपतन कोण को, आप वैसे आपतन कोण कहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक, उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, जब आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री यानी 90 अंश का हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण। ठीक, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक, इसी को जो है डायग्राम को देख लीजिए, ये जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। अब इसे जो है 90 डिग्री बनाना है। देख लीजिए प्रकाश की किरण जो है चल रही है यहाँ से। ठीक, अब ये जो है सीधा जाने के लिए यहाँ पर, या फिर जो है ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। अब ये इतना इसका मान बढ़ा दिया जाए, इसका इतना मान बढ़ा दिया जाए कि ये जो किरण है, अपवर्तित किरण जो आ रही है, वो क्या हो, अभिलंब के तरफ आने लगे, यानी जो है एकदम बिल्कुल इससे जो है क्या करें, 90 डिग्री पर आ जाए। ठीक, ये जो है अब यहाँ से न होकर ये क्या हो, 90 डिग्री पर हो जाए। क्लियर, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ से जो है आ रहा है, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना अभिलंब से। देख लीजिए यहाँ पर ये जो अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल से जो ये 90 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये अब जो है ये पूरा जो है कितना बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री बना है। अपवर्तक से जो है, अपवर्तक तल से ये 90 डिग्री का।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, देखिए, या फिर बनाते हैं हम लोग दूसरा। देखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, इसको जो है एक बार नहीं 2 बार समझेंगे, लेकिन पहले जो है आप देखिए, डाउट नहीं रहे, कोई डाउट न रहे। देखिए ये है, ठीक। अब जो है ये आपका जो है अभिलंब है, अभिलंब। यहाँ से हम देखते हैं कोई प्रकाश की किरण को ले जा रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण को ले जाते हैं, ये प्रकाश की किरण जो है जा रही है, ठीक। इसको जो है माध्यम 2 मान लेते हैं, ये जो है माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब ये माध्यम 2 से, या फिर जो है इसे आप माध्यम 2 माने, जहाँ से प्रकाश ले जा रहे हैं उसे माध्यम 1 मान लें, इसे माध्यम 1 मान लेते हैं, ये माध्यम 2 है। जब प्रकाश, आप उसे भी मान सकते हैं, आप इसे भी माध्यम 1 मान सकते हैं, इसे माध्यम 2, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है तो सीधे जाना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये जो है आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक, और सघन माध्यम, और ये जो है विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब क्या है कि प्रकाश की किरण ये जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, और ये जो है जब जा रही है तो यानी आई है, ये क्या है, आई एंगल। ये अभिलंब से ये कितने का कोण बना रही है, यानी आई एंगल बना रही है, ठीक, यानी अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक। अब ये जो है देखिए यहाँ से जो है क्या है कि ये प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम प्रवेश किए तो इसका मान यानी आई का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि ये मान जो है ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण बिल्कुल ये जो है आपतन बिंदु से होकर जाने लगे, आपतन तल से, यानी ये अपवर्तन तल से होकर जाने लगे। देखिए ये क्या है, अपवर्तन तल से होकर जाने लगे। ये प्रकाश की किरणें ये क्या हो, यहाँ से न जाकर क्या करे, ये जो है इससे होकर गुजरने लगे, इससे होकर गुजरने लगे, ठीक, इससे होकर गुजरने लगे। ये अपवर्तन तल है और इसी अपवर्तन तल से होकर जाने लगे। तो जब ये आई का मान बढ़ाया जाता है तो इसका भी मान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेता है। कितने डिग्री का एंगल बना लेता है, 90 डिग्री का। बस यही आपको समझना है। ये आई और ये एंगल क्या है, तो ये जो है एंगल आपका जो है साइन, ये आई है और ये साइन आर है, ठीक। तो साइन आई को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। साइन आई को ही, यानी ये आपतन कोण को जो इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आ रही है? फिर से इस पर देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री समझ गए, इस पर देखिए। अब इसका मान जो है ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि ये अपवर्तन कोण का मान जो है क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। यानी ये जो रेखा है ये आ रहा है आपतित किरण, ठीक, सॉरी अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण को इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तित किरण किससे होकर जाने लगे, ये अभिलंब से होकर जाने लगे। अतः जब अभिलंब से होकर जाने लगेगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? बस यही चीज़ें हैं इसमें। जो आप नोट क्या लिखेंगे, जब आपतित किरण का मान या फिर आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री यानी 90 अंश का हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर? इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए, आपतन कोण का मान, ठीक, आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान आप आगे जो है लिख सकते हैं, यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि, क्या, इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान, ये अपवर्तन कोण पूरा, ये जो अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान
90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देख लीजिए, यानी जो है ये क्या है, आपतन कोण आई को अब क्या हम कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे, क्योंकि इसका मान इतना बढ़ाना है कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी कैसे इसे डिनोट करेंगे हम, देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने अभी आपको हम बताए हैं कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी जो है माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक या दूसरे के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। ठीक, तो इसको जो है जब हम लिखे थे तो क्या लिखे थे, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, साइन आई अपान साइन आर के बराबर होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसे 1n2 इज इक्वल टू, यानी जो है साइन आई का मान क्या है, तो साइन आई का मान हम क्या रखें, यानी जो है इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी जो है क्रांतिक कोण, यानी साइन आई का मान हम कर सकते हैं साइन आई के स्थान पर अब साइन सी लिख सकते हैं। और साइन आर का मान हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जो पढ़े होंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्या है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 1n2 इज इक्वल टू साइन सी अपान साइन 90 डिग्री का मान 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू साइन सी। इसको हम क्या कहेंगे भाई, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। यही दे रहा है ना सेंस। देखिए, ये माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक है और ये साइन सी है, क्योंकि यहाँ से जो है साइन सी में 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी आएगा। तो ये दोनों जो है क्या है, आपस में इक्वल है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, इसका जो है गुणांक क्या होता है, मैं अभी बताया हूँ आपको कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक गुणे माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसे हम यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी जो है AN G इज इक्वल टू साइन सी, यानी जो है माध्यम एक क्या है, तो माध्यम एक जो हमारा निर्वात है और माध्यम दो क्या है, तो माध्यम दो जो है आपका कांच है। ठीक, यानी वायु है और एक कांच है, तो एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक बराबर सी, यानी क्रांतिक कोण जो है सी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो है इसमें हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, देखिए, जब दो माध्यम आ जाएंगे तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक और माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, तब क्या हो जाएगा, आपको जो है हम लिख लेंगे ये AN G इज इक्वल टू 1 अपान GNA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक गुणे माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक बराबर 1 से। ठीक, इसके पिछले जो है हम अभी बताएं, पिछला जो टॉपिक रहा उससे। ठीक, और यही जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है देखिए, ये जो है साइन सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी जो हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान साइन सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इसको भी हम जो लिख सकते हैं 1 अपान साइन सी। क्लियर, जब एक के, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में इक्वल है
ठीक। और जब माध्यम जो है आप चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा और यही जो है इसके भी बराबर हो जाएगा 1/c के, यानी जो है माध्यम एक के सापेक्ष, जैसे देख लीजिए 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 से, ठीक। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, या फिर जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला बटे में आ जाएगा, मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो है आप इसे नोट कर लीजिए, ये जो है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए। देखिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तो बातें समझ में आ गई। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये क्या आ गया, अब तक जो हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे थे लेकिन ये परावर्तन आ गया। परावर्तन का मतलब पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। देखिए क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे, ड्रा करते हैं फिगर, ठीक। जिस तरह से हम क्रांतिक कोण पढ़े, ठीक, उसी तरह सेम टू सेम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। देखिए एक जो है आप अभिलंब कर लीजिए, ठीक। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। अब क्रांतिक कोण का मान, ठीक, अब क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण का मान। अब तक तो था कि आपतन कोण का मान, ठीक। आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्रांतिक कोण कर रहे थे। लेकिन अब क्रांतिक कोण का मान, क्यों, क्योंकि इसे जो सी से डिनोट करते हैं, आई, ये जो है आई है एंगल, इसे सी से डिनोट करते हैं क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि जो रेखा, जो प्रकाश की किरण 90 डिग्री से होकर जा रही थी, अब वो जो है उसी माध्यम में वापस चली जाए। जिस माध्यम में से जा रही है उसी माध्यम में क्या करे, वापस चली जाए। देखिए इसे जाना चाहिए इधर ना, लेकिन ये जो है इधर ना जाकर 90 डिग्री पर पहले जाएगा, तो ये जो है क्रांतिक कोण कहलाएगा। और जब क्रांतिक कोण का मान अधिक बढ़ जाए, इसका मान और अधिक कर दिया जाए, तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मान जो है क्या होगा, घटने लगेगा। और ये जो है क्या करेगा कि जो है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है उसी माध्यम में वापस आने लगेगा, ठीक। तो कुछ है नहीं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन का मतलब पूर्ण रूप से जो है पुनः उसी माध्यम में वापस चला आना, ठीक। नोट करिए इसे। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, देखिए ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है और पुनः जो उसी माध्यम में वापस आ जा रही है, ठीक। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग समझेंगे, ये जो है आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक। यहाँ पर जाना चाहिए तो इधर जो है अपवर्तित किरण था, लेकिन ये जो है क्या हो रहा है कि जा रहा है,
यानी ये यहाँ पर आई आपतन कोण बन रहा है, तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि क्रांति कोण यानी 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए। तो 90 डिग्री से जब अधिक हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, उसी माध्यम में आ जा रहा है, जिस माध्यम से प्रकाश जा रही है पुनः उसी माध्यम में आ जा रही है वापस। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन का मतलब उसी मार्ग में या उसी माध्यम में वापस आ जाना। क्लियर? तो नोट कर लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए तो नोट कर लिया आप लोग। यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका साइन आई यहाँ पर हो रहा है, तो ये अपवर्तित हो जा रही है किरण। तो अब ये यहाँ पर कोण जो ये बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये आर बन जाएगा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें जो है क्या क्या जो है लाभ हो रहा है, ठीक, क्या क्या जो है हमको दशाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, तो इसे जो आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। ठीक, इरेज कर देते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, कई उपयोग हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या होता है, क्या दशाएं होती हैं, देखिए इसको जो हम लोग समझते हैं। देखिए तो हम लोग जो है पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से क्या क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग से जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना। ठीक, चमकीला दिखाई देना का मतलब जल है, देख लीजिए ये जो है जल है, किसी पार्ट में जो है जल है और इस जल में परखनली, आप समझ रहे हैं ना, परखनली, परखनली मतलब जो है टेस्टी ट्यूब होता है। टेस्टी ट्यूब जो है प्रयोगशालाओं में जो है क्या होता है, पैथोलॉजी वाले रखते हैं, डॉक्टर साहब लोग रखते हैं। ठीक, तो ये जो है परखनली को यदि इसमें रख दिया जाता है तो ये क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। ऐसे जो कांच का रहता है चमकीला दिखाई देता है, परखनली को जो है जब जल में रख देते हैं। ठीक, क्यों दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना पड़ता है। ठीक, अब जो है कांच में पड़ी दरारों का चमकना, कांच में पड़ी दरारें, यदि कांच जो है आप लोग यूज करते हैं, दर्पण या फिर कोई भी कांच हो, उसको जो है उसमें दरारें आ जाती है, टूट जाती हैं, तो वो पूरा अलग ना होकर उसमें जो कुछ दरारें पड़ जाती है, वो दरारें क्यों दिखाई देती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में पड़ी दरारों का जो है चमकना, यानी वो चमकता है। ठीक, अब जो है कालिख पूते गोले का जल में चमकना। कालिख पूते, यदि जो है कोई आप पट ले लीजिए और उस पर जो कालिख लगा दीजिए और कालिख लगाकर जो उसे आप जल में रखेंगे तो वो जो है क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा, जल के अंदर जो है चमकीला दिखाई देगा। जानते हैं क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो कालिख पूते गोले का जल में चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, जो हीरा चमकता है जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो चमकता है ना, क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उस पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगला नंबर देखेंगे, रेगिस्तान में मरीचिका का प्रतिबिंब दिखाई देना। ये जो है रेगिस्तान में जो है मरीचिका बनता है, उसकी जो है प्रतिबिंब दिखाई देती है। ठीक, ये जो है जब आप कभी जाइएगा, ठीक, रेगिस्तान वगिस्तान की तरफ, ठीक, या फिर जो है जो भी है राजस्थान की तरफ घूमने जाइएगा तो वहाँ पर जो है इसका अनुभव करिएगा। ठीक, अब देख लीजिए टेलीफोन में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कार्य जो है टेलीफोन में भी होता है, रेडियो में होता है, टीवी में भी होता है, एंडोस्कोप एवं दूरदर्शी में भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ कहाँ होता है, तो टेलीफोन में होता है, रेडियो में होता है, टीवी में होता है, एंडोस्कोप में होता है, दूरदर्शी में होता है। तो ये रहा है आपका जो है क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से जो है क्या क्या जो है लाभ है, यानी उससे जो है क्या क्या आपको जो है फायदे हो रहे हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक, इसके जो है इसके अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक, इसे जो आप लोग नोट करिए। देखिए तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है जानिए। इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन में किसी एक विशेष
कलर को, किसी विशेष रंग को कोई पदार्थ क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और पुनः जो उसे उत्सर्जित करता है। पहले अवशोषित करता है और पुनः जो उसे उत्सर्जित करता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब कोई पदार्थ क्या करता है, किसी जो विशेष रंग को अवशोषित कर कर और पुनः जो उसे उत्सर्जित कर देगा। अवशोषित मतलब ग्रहण करता है और उत्सर्जित मतलब छोड़ता है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर जो जल कलेक्ट है, ठीक, नदी या तालाबों में जो जल कलेक्ट होता है उसको जो है थोड़ा दूरी से देखने पर, ऊंचाई से देखने पर या फिर अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है वो नीला दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। आकाश देखते हैं नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोग जो है जमीन पर से जो है क्या करते हैं, पृथ्वी से जो है आकाश को देखते हैं, ठीक, तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य जो है सुबह में या फिर शाम को जो है सूर्यास्त के समय या फिर सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, ठीक। ऐसे आप लोगों ने गेस किया है, लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो देख लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा, किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा, ठीक, किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा को, किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने, अवशोषित करके या फिर करने के बाद, अवशोषित करके उसे पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को, अवशोषित करके उसे पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। या फिर जो आप इसे सीधे सीधे कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ किसी रंग को अवशोषित कर कर पुनः उसे उत्सर्जित करता है तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है क्या है, सूर्य जो है हमें सुबह और शाम को सूर्यास्त के समय जो है क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और उसके बाद आसमान जो है क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जल क्या होता है कि हरा या फिर नीला दिखाई देता है। जैसे नदी या तालाबों में जो है क्या होता है, जल सूर्य के प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नदी या तालाबों का जल जो है क्या होता है, हल्का नीला या फिर हरा दिखाई देता है, ठीक। ये जो है प्रकीर्णन के कारण। इसे आप जो है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रकीर्णन के क्या उपयोग है, ठीक, उपयोग देख लीजिए। या फिर जो इसके कारण क्या होता है, ठीक। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो जल जो है हरा या नीला दिखाई देता है, हरा या नीला दिखाई देता है, ठीक, नीला दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक। ये जो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो जल है हरा या फिर नीला दिखाई देता है। उसके बाद जो है सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक। और अगला जो है जैसे आकाश, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश, आकाश, आकाश जो है नीला दिखाई देता है, आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक। तो ये रहा टॉपिक, आप जो इसे नोट कर लीजिए। देखिए तो हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लिए। अब जो एक टॉपिक है हम आपको बता दें, प्रकाश कुछ जो है माध्यम हैं जिनके जो कुछ अपवर्तनांक है, ठीक। माध्यमों के अपवर्तनांक 5-6 हैं अपवर्तनांक, उसको हम बता दे रहे हैं। पूछ देता है कभी काल को जो है आपसे जो बहुविकल्पी प्रश्न में, वैसे जो है पूछता नहीं है, तो उसे हम बता दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है इसका जो भी शेष भाग रहेगा, ठीक, जो भी बचा है उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले थोड़ा सा अपवर्तनांक देख लेते हैं। 5-6 है अपवर्तनांक, माध्यम एवं उसके अपवर्तनांक। देखिए तो ये जो है कुछ माध्यम है और उनके जो अपवर्तनांक, जैसे वायु का अपवर्तनांक क्या है 1.003, 1.0003, ठीक। बर्फ का अपवर्तनांक क्या है तो 1.31। जल का अपवर्तनांक क्या है तो 1.33। एल्कोहल का जो है अपवर्तनांक 1.36।
केरोसिन का जो है 1.44, 1.44 ये अपवर्तनांक है। उसके बाद जो है नीलम का जो 1.77, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, नमक का अपवर्तनांक 1.54, ठीक। नमक का अपवर्तनांक कितना है 1.54। तो ये कुछ माध्यम है, इनके अपवर्तनांक ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछ देता है, ठीक। तो इसे आप याद करेंगे और ऐसे जो है न्यूमेरिकल्स में इसका कोई जो है मतलब उपयोग नहीं है, लेकिन आप जो इसे याद करेंगे पूछ देता है, ठीक। नेक्स्ट जो है हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जितना भी रहेगा उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो है आज के लिए बस इतना ही, ठीक। धन्यवाद।